हेलो फ्रेंड्स, 12th में की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट नॉट टू एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ पॉलीगैमी। तो ये जो ट्रिपल तलाक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसके अंदर एक्चुअली 3 केसेस थे, 3 इश्यूज थे जिनको हाईलाइट किया गया था। एक था ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। बट अब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग्स अब शुरू हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि हम सिर्फ ट्रिपल तलाक के बारे में देखेंगे, हम पॉलीगैमी के इशू में नहीं जाएंगे। और ये पिटिशन फाइल किया गया, मुस्लिम वुमेन ने पिटिशन फाइल किया ऑन द क्वेश्चन ऑफ ट्रिपल तलाक, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो पिटिशन भी फाइल किया है, वेदर द मुस्लिम पर्सनल लॉज वायलेट डिग्निटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो ये एक सुओ मोटो पिटिशन भी है, साथ में इसको हियर किया जा रहा है। तो अब इसके अंदर जो हियरिंग शुरू हुई है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सारे ट्रिपल तलाक के फॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो अब तक ये डिस्कशंस में आपने सुना होगा कि तलाक बिदत ये एक फॉर्म ऑफ ट्रिपल तलाक है, जिसके अंदर 3 बार एक साथ तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता है। तो वो अंडर इस्लामिक लॉज भी काफी स्कॉलर्स, मेजोरिटी स्कॉलर्स इसको अन इस्लामिक मानते हैं। इवन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा था कि ये सिंफुल है, ये गुनाह है ऐसे। पर अभी भी वो प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसके ऊपर हियरिंग्स थी। पर अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हम सिर्फ तलाक बीजत नहीं, हर तलाक, कैसे भी तलाक का फॉर्म हो, हम सारे तलाक के फॉर्म के अगेंस्ट है। क्योंकि अंडर लॉज अगर मुस्लिम वुमेन डिवोर्स देना चाहती है, तो उनके लिए प्रोविजन है अंडर द डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939। तो ये एक्ट के अंदर वो मुस्लिम वुमेन कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और उनका डिवोर्स हो सकता है। लेकिन जो मेन है, उनको डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं आता है, वो सिर्फ तलाक कह के वो हो सकता है, तलाक के प्रोविजन से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अब गवर्नमेंट चाहती है कि मुस्लिम मेन का भी जो डिवोर्स हो वो कोर्ट्स के थ्रू ही हो। तो इसीलिए वो सारे ट्रिपल तलाक के फॉर्म के अगेंस्ट है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसमें भी ये ट्रिपल तलाक फॉर्म को एंड किया गया है। वहां पे भी तलाक जो है वो कोर्ट्स के थ्रू ही होता है। तो इस पे जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है, उन्होंने यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि इन कंट्रीज में जब ट्रिपल तलाक कोर्ट के थ्रू होता है, तो ये उन्होंने लेजिस्लेशन, लॉ के थ्रू प्रोवाइड किया है। इसमें कोर्ट ने नहीं ऑर्डर दिया है कि आप कोर्ट के थ्रू करो। तो वही यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि इसके लिए फिर लॉ रिक्वायर्ड है, तो लॉ प्रोवाइड करेगा तो हो सकता है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट था। और भी आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है, क्या उनको पर्सनल लॉज को लॉ के डेफिनेशन में समझा जा सकता है। तो आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो लॉ को डिफाइन करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ वायलेट नहीं कर सकता। तो लॉ का मतलब क्या है, वो यहाँ डिफाइन किया गया है। तो अगर उस लॉ के डेफिनेशन में पर्सनल लॉज भी साथ में ले लेंगे, तो फिर पर्सनल लॉज भी मुस्लिम वुमेन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो ये हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए अब बेंच ये भी डिसाइड करेगी कि क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉज लॉ के डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फिलहाल यही कहा है कि हम सिर्फ ये क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या ट्रिपल तलाक जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द मुस्लिम पर्सनल लॉज है या नहीं। उसके ऊपर ये वैलिडिटी उसकी ही वो टेस्ट करने वाले हैं। तो वो एक पॉइंट सामने रखा गया। तो ये वही है, ये कहा है उन्होंने कि हम ट्रिपल तलाक देखें, क्या ये एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है, कि क्या ये एसेंशियल है। तो अगर है, तो उसके अंदर फिर हम और इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, पर्सनल लॉज अपहोल्ड किए जाते हैं। पर्सनल लॉज को चेंज करना है तो वो लेजिस्लेचर के थ्रू ही हो सकता है, जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बेंच ने क्लियरली कहा है कि हम, अगर वो इस पर्सनल लॉज का पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है, तो वो रहेगा। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट रेगुलेटर गिव्स नॉट फॉर जीएम मस्टर्ड। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, तो इसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। तो ये जो जीएम मस्टर्ड है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। लीड साइंटिस्ट इसमें थे मिस्टर दीपक पेंटर। तो ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था जिससे ये बनाया गया। तो इसको GAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूवल देने के लिए, उन्होंने इसको अप्रूव किया। पर ये फाइनल अप्रूवल नहीं होता, इसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अगर एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर दावे इसको अप्रूव करेंगे, तो GM मस्टर्ड फिर उसको एनवायरमेंटली रिलीज किया जा सकता है, फार्मर्स उनको शो कर सकते हैं, फॉर 4 इयर्स ये अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये न्यूज है। पहले भी GAC ने ऐसे अप्रूवल दिया इन 2010 फॉर BT ब्रिंजॉल, पर उस टाइम पे एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि इसमें सेफ्टी स्टडीज नहीं की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो अलाउड है, वो सिर्फ एक ही है, BT कॉटन।
तो कोई भी फूड क्रॉप अलाउड नहीं है। ब्रिटी ब्रिंजल को मिला था लेकिन वो हो नहीं पाया, और जीएम मस्टर्ड अब सेकेंड है जिसको अप्रूवल दिया गया है। फाइनली ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नॉट मिलेगा नहीं, उस पर डिपेंडेंट है। तो ये न्यूज है। और एक चीज है कि एक्टिविस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जीएम मस्टर्ड की कोई एफिकेसी बेटर यील्ड नहीं है। मतलब जितना नॉर्मल मस्टर्ड शो करने से जो यील्ड मिलती है, जितना प्रोडक्शन होता है, उतना ही जीएम मस्टर्ड से भी होता है। और ये जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है, ये जीन्स इसमें इंसर्ट किए गए फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन बेटर हो सकता है, वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है। तो ये है न्यूज। तो ये जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। तो ये सारे जो अप्रूवल्स होते हैं फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इवन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्रूवल ये बॉडी देती है। फिर अगला न्यूज आइटम है मॉनसून में हिट अंडमान अर्ली। तो अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मॉनसून जो है वो 2 दिन पहले आ सकता है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अराउंड 17 मई को मानसून आता है, तो यहाँ पे बारिश होती है। और केरला में मानसून जनरली 1 जून तक ऑनसेट होता है। तो अब ये प्रिडिक्शन आ रहा है, फोरकास्ट आ रहा है कि 2 दिन पहले हो सकता है। और एक चीज है, एल नीनो कंडीशंस अब वीकन हो रहे हैं, वो भी कहा गया है। और इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी इंडियन मानसून के लिए बेटर होता है। तो ये 2 फिनोमिना भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडियन मानसून से रिलेटेड है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है, तो ये एल नीनो और ला नीना होता है। तो ये एल नीनो और ला नीना अपोजिट कंडीशंस है। तो यह यहाँ पे मैप में दिखाया गया, ये है साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ पे जो एल नीनो कंडीशन होता है, तब यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे कूलर टेम्परेचर होता है और यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट होता है ये डिफरेंस। तो यहाँ पे जब ये उल्टा रिवर्स हो जाता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाते हैं, यहाँ ठंडा हो जाता है वाटर, तो इस वजह से क्या होता है, जो ओशन वाटर गर्म है उस वजह से यहाँ पे ऊपर एयर, उसके ऊपर भी वो भी गर्म हो जाती है। तो जब एयर वार्म हो जाती है, तो जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, कूल एयर इज डेंसर। तो ये कूल एयर नीचे आती है, वार्म एयर ऊपर जाती है। तो ये वार्म एयर ऊपर जाती है तो इट्स ऑल्सो कैरिंग मॉइस्चर, तो यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहीं पे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हो जाता है। तो ये यहाँ पे एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है। यहाँ पे कूलर एयर है तो यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो ये इंडियन रेनफॉल जो मानसून है, और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया के पास जो रेनफॉल होती है, इसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। यहाँ पे फिर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जाती है और यहाँ पे रेनफॉल होता है। और नॉर्मल कंडीशंस में एक्चुअली यहाँ पे कूल वाटर होता है और यहाँ पे वार्म वाटर होता है। तो फिर वार्म वाटर जब यहाँ पे, तो यहीं पे वो साइकिल डेवलप होता है। यहाँ पे वार्म एयर हो जाता है, वो वार्म एयर ऊपर जाता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं क्योंकि इट्स विथ मॉइस्चर, और यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन होता है। और सिमिलरली इंडियन ओशन में भी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, इंडियन मानसून भी डेवलप होता है। तो ये जो है एल नीनो कंडीशन, ये नॉर्मल का रिवर्स है। और जो ला नीना कंडीशन है, ये नॉर्मल का इंटेंस फॉर्म में, मतलब यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होते हैं पर नॉर्मल से ज्यादा वार्म टेम्परेचर यहाँ पे हो गए, तो उसको ला नीना कहते हैं। या नॉर्मल से ज्यादा कूल टेम्परेचर यहाँ हो गए, तो वो रिवर्स कंडीशन जो है वो एल नीनो है, और इंटेंस कंडीशन ला नीना है। तो एल नीनो इज बैड फॉर इंडियन मानसून और ला नीना इज गुड फॉर इंडियन मानसून। तो नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छा रेनफॉल हमको मिलेगा ला नीना कंडीशन में। तो ये है, तो ये ऑसिलेशन होता रहता है, तो इसको एल नीनो सडन ऑसिलेशन, ये साइकिल में रिपीट होते रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पर एल नीनो भी जनरली 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 ईयर्स में एक बार हो जाता है। तो ये है एल नीनो कंडीशंस, इवन उससे फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पर इसको ऑसिलेशन, इसको एल नीनो सडन ऑसिलेशन करके तो कहा जाता है, क्योंकि ये इन साइकिल्स में होता है। और एक चीज है, इसको एक फीडबैक लूप कहा जाता है, जो ओशन वाटर टेम्परेचर की वजह से एयर ऊपर भी जो गर्म हो जाती है, तो वो एक फीडबैक बनता है, फीडबैक लूप कहा जाता है उसको। तो एक दूसरे को ये रीइंफोर्स करते हैं। तो एल नीनो का मतलब होता है, ये स्पेनिश टर्म है एल नीनो, इसका मतलब होता है बॉय चाइल्ड, क्योंकि ये जनरली क्रिसमस के टाइम पे डेवलप होता है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और ला नीना जो है इसका रिवर्स है, तो ला नीना का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड। फिर और एक फिनोमिना है इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल को इंडियन नीनो भी कहा जाता है। तो ये भी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस होते रहता है, ऑसिलेट होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में, तो वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो बॉर्डर कर रहा है टू ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया,
वो रीजन पे, और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो इंडिया की तरफ है, इंडियन कोस्ट को बॉर्डर करते हुए। तो जब यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ओशन टेम्परेचर्स गर्म हो जाएंगे, वार्मर देन नॉर्मल हो गए, तो ये वार्मर होने की वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, इंडियन ओशन वेस्टर्न इंडियन ओशन के पास प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल यहाँ होगा, तो ये इंडियन मानसून के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन जब वार्म होता है तो उसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है, और जब ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्म होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के लिए बेनिफिशियल होगा, तो उसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव फेज में होते हैं तब इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, और नेगेटिव फेज में होते हैं तो ये इंडिया के लिए एडवर्स है। तो ये है रिगार्डिंग दिस ऑल्सो इंडियन ओशन डाइपोल। फिर अगला न्यूज आइटम है ICJ writ may not be applicable to पाकिस्तान। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिन्होंने अपना ऑर्डर दिया और जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने मिस्टर कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस अवार्ड किया था, उसके ऊपर एक स्टे लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कमेंटेटर्स है वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि मार्च 2017 में पाकिस्तान ने ICJ को नोटिफिकेशन भेजा है कि वो अपना डोमेस्टिक और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से अपना जुरिस्डिक्शन जो है ICJ का वो विड्रॉ करते हैं, मतलब वो उनको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो अब इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो गए वो देखेंगे हम, लेकिन ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये UN जुडिशरी है, टॉप मोस्ट जुडिशरी बॉडी है, पर इसका बेनिफिट तभी हो सकता है जब नेशंस कोऑपरेट करें। पहले भी एग्जांपल है, USA में भी हो चुका है, जब USA के लिए एडवर्स ऑर्डर्स आते हैं तो वो भी उनको मानने से रिफ्यूज कर देते, तो अगर नेशंस रिफ्यूज करते तो देयर इज नो वे इन विच इट कैन बी एनफोर्स, तो वो एक डिफिकल्टी हो जाती है। तो जब नेशंस खुद कमिट करते हैं तो वो एप्लीकेबल होता है इनके ऊपर ऑर्डर्स, अगर वो कमिटमेंट नहीं देते तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। फिर अगला न्यूज आइटम है कम्युनल वायलेंस हैज डिप्ड। तो ये एक्चुअली यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि तहरीक तालीम मतलब कैंपेन फॉर एजुकेशन ये इनिशिएट किया जाएगा फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सेक्टर ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम लाई जाएगी इन इंडिया। तो ये स्कीम 15 अक्टूबर से लॉन्च की जाएगी। तो 15 अक्टूबर इज दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अब ये स्कीम लॉन्च होने वाली है अक्टूबर में, तो ये न्यूज में है। फिर अगला न्यूज आइटम है स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट फायर्ड। तो ये स्पाइडर जो सरफेस टू एयर क्विक रिएक्शन मिसाइल है, इसका शॉर्ट रेंज है 15 किलोमीटर, ये इजराइल से प्रोक्योर की गई है। तो ये मिसाइल का टेस्ट फायरिंग किया गया। तो ये स्पाइडर मिसाइल है शॉर्ट रेंज के लिए। फिर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो भी जॉइंट DRDO इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट है। तो ये 70 किलोमीटर की रेंज के लिए मिसाइल है। तो 9 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रंस इंडक्शन ये शुरू हो चुका है। फिर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है S-400 ट्रांस मिसाइल, ये हमने रशिया से प्रोक्योर किया है। तो ये भी जो 2016 में जो गोवा ब्रिक समिट हुई थी उनके साइडलाइंस पे ये डील भी साइन की गई थी। तो इसका रेंज है अराउंड 400 किलोमीटर। तो ये मिसाइल्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है बूस्ट फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल अब फाइनलाइज किया जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल काफी टाइम तक न्यूज में होगा, क्योंकि ये थोड़े महीने, यहाँ पे भी लिखा है कि ये थोड़े महीनों में ये फाइनलाइज किया जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्या है ये, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट करना है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए 4 सेक्टर स्पेसिफिकली पिकअप की गई है। तो वो है फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग मेन बैटल टैंक्स। तो इन 4 सेक्टर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे। तो एक कंपनी सिलेक्ट की जाएगी हर एक सेक्टर के लिए, और इनका टाई अप फैसिलिटेट किया जाएगा विथ अ फॉरेन OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये वो भी ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से फाइनलाइज किए जाएंगे। तो ये दोनों कोऑपरेट करके सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इंडिया में ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मेक इन इंडिया एंड डिफेंस इससे फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को इसलिए एंडोर्स किया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज जो है वो इंडिया में वो चाहती है कि एक लॉन्ग टर्म उनको अग्रीमेंट मिले, एक लॉन्ग टर्म ये डील हो, इनका जो टाई अप हो वो लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि
काफी इन्वेस्टमेंट होता है डिफेंस सेक्टर में, और अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अप्लाई किए जाए तो प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज फॉर प्रॉफिट्स। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं कि अगर ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल लाया जाएगा तो उसकी वजह से फिर नए प्लेयर्स नहीं आ सकेंगे और नई टेक्नोलॉजीज भी नहीं आ सकेगी, क्योंकि एक डील जो है ये लंबे समय तक चलेगी। तो एक वो कंसर्न रेज किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूके प्रोब्स पुलिस यूज ऑफ इंडियन हैकर्स। तो ये सामने एलिगेशन आया है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इंडियन पुलिस का असिस्टेंस लिया हैकर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ये इलीगली स्पाई करते हैं टू ईमेल अकाउंट्स जो है ब्रिटिश जर्नलिस्ट के, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल कैंपेनर्स के ईमेल अकाउंट स्पाई किए जाते हैं। तो इसके ऊपर अब यूके की पुलिस वॉचडॉग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये एलिगेशन पे। फिर अगला है येमेन वॉर थ्रेटन्स मिलेनिया ओल्ड ममीज। तो येमेन में जो वॉर इनिशिएट किया गया है मार्च 2015 में, सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन ने यहाँ पे अटैक किया अगेंस्ट हौथी रिबेल्स, जो ईरान इनको सपोर्ट करती। तो हौथी रिबेल्स के अगेंस्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया वॉर जो अब तक चल रहा है। तो इस वजह से येमेन की जो हेरिटेज है उसको भी अफेक्ट किया जा रहा है। तो ये ममीज है, यहाँ पे सना यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम है यहाँ पे, वहां पे जो ममीज है तो ममीज को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो वो यहाँ पे पहुंच नहीं रहे हैं। इवन जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनको मेंटेन किया जा सके, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अभी एब्रप्ट हो गई है सप्लाई। इवन ड्रॉट लाइक कंडीशंस, फैमिन लाइक कंडीशंस यहाँ पे हो गए हैं इन येमेन। तो इसीलिए यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज भी सफर हो रहा है। ओल्ड सना इज द कैपिटल ऑफ येमेन। तो ओल्ड सना जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब किया गया है, लिस्ट किया गया है 1986। तो यहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्ब्स किए गए हैं। तो ये सिटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये माउंटेन रेंज पे है। यहाँ पे काफी सारे मॉस्क है, हाउसेज है जो 11th सेंचुरी में बनाए गए थे। तो ये मल्टी स्टोरीड हाउसेज है रेड बसॉल्ट रॉक के, और यहाँ पे ये जो आर्च्ड विंडोज है तो ये व्हाइट लेटाइस वर्क से ये डेकोरेट किए गए। तो ये यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही है सना में, ओल्ड सना। तो अब यूनेस्को ने भी इसको ओल्ड सना को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में डाल दिया है। इवन जो सीरिया में पल्मीरा है, यहाँ पे लिबिया में, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं आईएस इस्लामिक स्टेट की वजह से काफी सारा हिस्टोरिकल रिमेन्स, मॉन्यूमेंट सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, कल्चरल हेरिटेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे लूट भी किए जाते हैं इनका, और ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। इवन आईएस खुद सेल करती है ताकि उनको फंड मिल सके फॉर द वॉर। तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट्स है। तो ये येमेन का भी यही केस सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग। विवेक देब्रॉय, ये जो नीति आयोग के मेंबर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है। तो वो कहते हैं कि इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर नहीं गया है। तो ये इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेकार है, उनको पास जॉब नहीं है। तो वॉल्यूंटरी मतलब आप खुद ही बेकार बैठ रहे हो, और इनवॉल्यूंटरी मतलब आपको जॉब मिल नहीं रही, आप बेकार बैठ रहे हो। ये वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उनको डिफाइन कर रहे हैं जिन्होंने काफी सारा इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, तो वो एजुकेशन लेवल उनके हाई हो गए, तो वो अपना जो जॉब भी सीख करते हैं वो एक पर्टिकुलर सैलरी लेवल एटलीस्ट सीख करते हैं। तो वो जब उनको नहीं मिलती तो वो जॉब नहीं लेते, तो वो उनको कैटेगरी में डाल रहे हैं ये इनवॉल्यूंटरी, ये वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये केसेस काफी इंडिया में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एजुकेशन लेवल से इंक्रीज होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उस हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। सिर्फ मैनुअल लेबर इंक्रीज नहीं होगा, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो है यहाँ पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स तो बढ़ ही रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर टू रिलीज न्यू सीरीज ऑफ IIP WPI डेटा। तो ये लास्ट न्यूज आइटम है। तो ये नई सीरीज मतलब कि बेस ईयर भी इनका चेंज होगा, और ये नंबर ऑफ कमोडिटीज भी इनके इंक्रीज होने वाली है। तो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हमने पहले भी देखा है, 8 कोर सेक्टर्स जो है IIP के पार्ट है, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। बाकी जो है इंडेक्सेस जैसे कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इवन GDP, GVA, इनके लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। लेकिन IIP और WPI के लिए 2004-5 बेस ईयर है। तो अब इसको भी 2011-12 किया जाएगा ताकि ये अलाइन भी हो सके, कंपैरिजन भी इजीली हो सके। और 2011 बेस ईयर जो होता है बेसिकली होता है कि इस साल से कंपैरिजन किया जाएगा कि कैसे प्रोग्रेस हुआ है। तो वो एक बेस ईयर से कंपैरिजन होता है कि बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ इस ईयर से अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वैसे। और यहाँ पे IIP में भी कमोडिटीज भी इंक्रीज की जाएगी। तो जो नई टेक्नोलॉजिकल आइटम्स है जैसे कि स्मार्टफोन्स, LED TV आता है, फिर टैबलेट्स है, तो उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा।
तो वो है, तो नंबर ऑफ आइटम्स भी एक्सपेक्टेड 809 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, फिलहाल अराउंड 682 है। तो ये IIP भी बेस ईयर, WPI बेस ईयर, मे बी ग्रेजुअली भी चेंज हो, तो ये अनाउंस किया गया है। तो ये CPI के कमोडिटीज जो है वो दिखाए गए हैं, और ये WPI के। तो फिलहाल भी WPI में इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने देखा 8 कोर सेक्टर्स में, तो ये सिंगल प्रोडक्ट ही रहेगा। माइनिंग सेक्टर में भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे 55 हो जाएंगे अभी, नए नए जो आएगी इंडेक्स उसमें। फिर GDP और GVA भी टर्म्स है, तो ये बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये होता है टोटल इनकम जो अर्न की जाती है विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब विद इन इंडिया। ऐसे अगर इंडिया के लिए, तो विद इन इंडिया क्या प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज सारा, तो इसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। मतलब जो भी आपको पेमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ वेजेस है अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स है अगर कोई प्रॉफिट सेल कर रहे हैं कुछ गुड्स, तो रेंट है, इंटरेस्ट है, सारा, तो ये फैक्टर पेमेंट सारा जो है वो ऐड किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक लोकेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो भी इनकम आ रहा है वो, तो ये GDP होता है। GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये नेशनल प्रोडक्ट मतलब ऐसे होते हैं कि थोड़े फॉरेनर्स है जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं और वो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या सैलरी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो अपना अब्रॉड भेज देते, इंडिया में नहीं रहता। या इंडियंस है जो बाहर काम कर रहे हैं, फिर वो यहाँ वहां पे अर्न करते, लेकिन फिर वो इंडिया अपनी सैलरी वगैरह भेज देते, रेमिटेंसेस जैसे कहते हैं, तो वो इंडिया में आ जाता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये GNP है कि नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो टोटल इनकम आ रही है वो। तो GDP में से GNP कैसे मिलेगा, फैक्टर पेमेंट जो अब्रॉड जा रहे हैं उनको डिडक्ट, जो अब्रॉड जा रहे हैं उनको डिडक्ट करो, और जो अब्रॉड से आ रहे हैं उनको ऐड करो, जो इंडियंस यहाँ भेज रहे। तो GDP प्लस फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड विल गिव यू GNP। इसको नेट फैक्टर पेमेंट्स भी कहते हैं। तो ये है GDP और GNP का रिलेशन। तीसरा टर्म है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी लगती है, जो वो वैल्यू एडिशन होता है, सिर्फ उसको ही ऐड किया जाए। क्योंकि जब हम GDP करते हैं तो वो MRP फाइनल प्राइस जो उसके ऊपर होता है, तो जो भी प्राइसेस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो भी होता है, उसके अंदर फैक्टर्ड इन होता है। तो इसीलिए जो GVA है वो GDP में से कब मिलेगा, जब सारा टैक्सेस एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि टैक्सेस तो एक्चुअली वैल्यू एडिशन में, कमोडिटी बनाने में, प्रोडक्शन में नहीं यूज किया गया है। तो ये उनको टैक्सेस को हटा दो, ये तो गवर्नमेंट को पेमेंट के लिए। और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी है तो वो एक्चुअली खर्चा हुआ है पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, तो वो सब्सिडीज को ऐड कर दो। तो GDP माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज विल गिव यू GVA। तो ये है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और एक जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो होती है, ये अपेंडिक किया जाता है, ये GDP GVA GNP सबके पहले नॉमिनल या रियल। तो नॉमिनल GDP है या नॉमिनल GVA या रियल GDP GVA। तो नॉमिनल और रियल का क्या मतलब होता है, नॉमिनल का मतलब होता है कि करंट प्राइसेस पे जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं वो करंट प्राइसेस पे, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं किया जाता कि इन्फ्लेशन की वजह से अब प्राइस काफी बढ़ गए या कम हो गए, तो उसको फैक्टर इन नहीं किया जाता है एट करंट प्राइसेस, तो इसको कहते हैं नॉमिनल। और रियल जो है इसके अंदर इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टमेंट किया जाता है, तो एट कांस्टेंट प्राइसेस, एक फिक्स्ड ईयर से कंपैरिजन से कैसे GVA है, क्या वैल्यू है टोटल, वो इधर कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं रियल GDP या रियल GVA। तो दिस इज एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो इसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करके वैल्यू निकाल, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ऐसे कहा जाता है। तो ये है दो टर्म्स। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।